अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो क्रिमिनोलॉजी के पास पेपर्स की डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो है क्रिमिनोलॉजी उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो 2016 के सिलेबस में शामिल हुए थे। ठीक है, जब 2016 में CSS का सिलेबस रिवाइज किया गया तो इसके जो पास पेपर्स हैं वो 16 से लेकर 24 तक हैं। वैसे भी जब सिलेबस अपडेट हुआ है तो उससे पिछले पास पेपर्स करने की हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस के 2016 का पास पेपर था क्या, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। पास पेपर से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पेपर्स हैं, सब्जेक्ट है जो क्रिमिनोलॉजी है या कोई और है, जब आप उसके पास पेपर्स करते हो तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो पेपर सेटर है या एग्ज़ामिनर है वो किस तरह के थीम के ऊपर पेपर लेके आता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। पहला क्वेश्चन जो था, ज़ाहिर क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है। तो हमारे पास जो क्रिमिनोलॉजी के हमने देखा था सिलेबस में 4 सेक्शन थे और चारों सेक्शंस के जो है ना अलहदा से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन डिटेल। और 20 नंबर का मार्क्स आता है, मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यू नो दैट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है कि क्रिमिनोलॉजी की नेचर एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें। हमने जो आउटलाइन में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हम पास पेपर को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ज़ाहिर है जो नेचर एंड उसको जब इम्पोर्टेंस की बात हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की तो उसका मतलब होता है कि आपने नेचर का ही मतलब होता है कि आपने सब्जेक्ट को जो भी सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, नेचर में चीज़ें आती हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और ये अपने सब्जेक्ट में को किस तरह से स्टडी करता है और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं इसकी इस सब्जेक्ट की आपकी लाइफ में या स्पेशली कम्युनिटीज़ के अंदर, स्पेशली सोसाइटीज़ के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इस क्वेश्चन का। जब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे आप डायरेक्ट जो है इस पर नहीं लिख सकते कि नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी या क्या है या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है। उसकी वजह ये है कि इट्स नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट योर क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कोई सब्जेक्ट की नेचर पूछी जा रही है या इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस सब्जेक्ट की को इंट्रोड्यूस करवाएं, बताएं कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, सो क्रिमिनोलॉजी का पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। सो हमने कैसे इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सॉल्व क्वेश्चन मौजूद है। क्रिमिनोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। हम क्रिमिनोलॉजी जो है हमने पढ़ा था कि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो क्राइम को स्टडी करती है। ठीक है, क्राइम की कॉजेज़, क्राइम की कॉन्सिक्वेंसेज, क्राइम के मेथड्स, क्राइम की प्रिवेंशन, इनको स्टडी करती है। तो हम कहते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट या फिर इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन की थी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्राइम इज़ कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी, द साइंस ऑफ क्राइम इज़ कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, इसके फिर हम इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोशल साइंसेज सच एज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ एंड फोरेंसिक साइंस टू एनालाइज क्रिमिनल बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्रिमिनोलॉजी गोज बियॉन्ड द एक्ट ऑफ क्राइम इटसेल्फ एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड। अब ये देखिए आपने जो डेफिनेशन की है ना कि ये कॉजेज़ को स्टडी करती है, कॉन्सिक्वेंसेस को, मेथड्स को एंड प्रिवेंशन को स्टडी करती है, इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कैसे करना है कि अब ये देखिए हमने कहा कॉजेज़ को स्टडी करती है, तो कॉजेज़ जो है वो हमने जब आउटलाइन देखी थी तो हमने देखा था कि क्राइम की कॉजेज़ जो है ना वो बायोलॉजिकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, सोशियोलॉजिकल हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ज़ाहिर है जब इन सब एस्पेक्ट में उसकी कॉजेज़ हो सकती हैं तो क्या होगा कि इसके लिए हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप किस तरह से कह लो कि उन सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको क्रिमिनोलॉजी के अंदर उसको क्राइम के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये डिफरेंट सोशल साइंसेज सच लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और फोरेंसिक साइंस से ये लेती है डेटा और फिर ये एक्सप्लेन करती है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो उसकी कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, कॉजेज़ के साथ अब देखिए जहाँ पे कॉज होती है वहाँ पे इम्पैक्ट होता है, तो उसकी इम्पैक्ट भी इन्हीं फील्ड्स में से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी डेफिनेशन का अगर हम देखें, कॉजेज़ हो गया, कॉन्सिक्वेंस, और फिर हमारे पास आता है मेथड्स एंड प्रिवेंशंस।
अब मेथड जो होता है ना, मेथड एंड प्रिवेंशन, ये भी हम इन्हीं फील्ड्स जहाँ से कॉजेज निकलती हैं वहीं से मेथड्स निकलते हैं, वहीं से प्रिवेंशंस निकलती हैं और वहीं से रिजल्ट्स निकलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर अब हम ये कहेंगे कि क्रिमिनोलॉजी जो है ना ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर भी स्टडी करती है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल क्राइम्स के ऊपर, कम्युनिटीज़ के ऊपर, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। अब हम आते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर की तरफ, एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। नेचर में जैसे मैंने आपको बताया पहले कि नेचर में हम ने ये बताना होता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट जब से नेचर पूछी जाती है तो उसमें आप ये बताते हो कि ये सब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और ये अपने सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से स्टडी करता है, ठीक है, कैसे ये उसमें उसको स्टडी करने के लिए डेटा को कलेक्ट करता है और कैसे उस डेटा को एनालिसिस करता है, ठीक है। कितनी इसमें एक और चीज़ आती है एक्सटेंट, कितनी एक्सटेंट से स्टडी किया जाता है। सो नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हम देखते हैं। पहले जो है ना, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना, अगर आप उसको हेडिंग्स की शक्ल में करते हो तो वो एग्जामिनर के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, वो आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इट्स नॉट फिक्स कि आपने कितना लंबा क्वेश्चन लिखना है, आपने बस ये देखना है कि जो क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे, उसका जो यानी जो थीम जिस पे आपको जो स्टेटमेंट एक दी गई है क्वेश्चन की, उसको आपने फुली तौर पे एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है। और पेपर की लेंथ के हवाले से ये है कि आपके पेपर में बैलेंस होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक लेंथ के होने चाहिए। तो ये फिर आपको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं देखने की रहती कि एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो आपका कॉन्सेप्ट वेल एक्सप्लेन होना चाहिए, चाहे वो कितने भी पेजेस में आए, कितनी भी पैराग्राफ्स में आए। अच्छा, हमारे पास नेचर में पहला है साइंटिफिक डिसिप्लिन है, चूँकि हम जानते हैं क्रिमिनोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है। अच्छा, इसको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्रिमिनोलॉजी है, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज में अगर आपको फ़र्क है, पता है, तो वेल एंड गुड। वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल साइंसेज जो होती हैं ना, ये इसको नेचर को स्टडी करती हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द नेचर को स्टडी करती हैं। लेकिन सोशल साइंसेज जो होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करती हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करती हैं, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी को हम साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रिसर्चेस का तरीका जो है ना, उसमें वो एक सिस्टमेटिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक मेथड में है, ठीक है। रिसर्चर्स और जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं वो एम्पिरिकल डेटा यूज़ करते हैं, केस स्टडीज़, थ्योरेटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड या सिस्टमेटिक स्टडी आप उस वक्त किसी सब्जेक्ट को कह सकते हैं जब उसका काम करने का तरीका एक ख़ास स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हो, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उनसे रिलेट करता हो। तो क्रिमिनोलॉजी भी चूँकि ऐसे ही मेथड्स को लेके चलती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब जब हम इसकी डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ना से नॉलेज लेती है, इंफॉर्मेशन गेन करती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है और फिर जाके अपनी कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस की स्टडी को पूरा करती है। तो ज़ाहिर है फिर जब ये एक से ज़्यादा चीज़ों को क्राइम में देखना जाता है, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट क्राइम के होते हैं, तो फिर जो क्रिमिनोलॉजी है वो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के साथ रिलेट करती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स सोशियोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मच मोर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग crime requires analysis, societal structure, human behavior, legal frameworks, and even biological factors influencing criminal tendencies. ठीक है, हमने जब आउटलाइन में देखा था तो क्राइम के रीज़न में हमने बड़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, सोसाइटल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं। तो उनको ज़ाहिर है फिर पढ़ने के लिए हमें उनसे रिलेटेड फील्ड को के से डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्रिमिनोलॉजी जो है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। फोकस ऑन प्रिवेंशन, क्राइम प्रिवेंशन। अब देखिए, क्राइम ठीक है होते हैं, आप क्राइम की अगर स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी डेवलप की जा रही है तो उसका ज़ाहिर मकसद बेसिकली यही होगा कि क्राइम्स को रोका जाए, क्योंकि क्राइम एक ज़ाहिर नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव तो है नहीं। तो अब जब आप
एक नेगेटिव चीज़ को पूरी तवज्जो के साथ स्टडी कर रहे हो तो आपका मकसद यही होगा कि उसको रोका जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो नेचर के अंदर एक मेन फोकस होता है वो यही है कि क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर काम करती है। इट स्टडीज़ द रीजंस को स्टडी करती है कि क्राइम बिहेवियर क्यों होता है। तो क्राइम बिहेव के रीजंस को स्टडी करने के बाद उसके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, ठीक है, कैसे हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी एंड ऑफ सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। सोशल, अब तक हमने आउटलाइन में देखा था कि क्राइम जो है उसके दो इम्प्लीकेशंस होती हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस होती हैं और लीगल होती हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि कुछ जो एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी की नज़र में क्राइम होते हैं लेकिन लीगली वो क्राइम नहीं होते। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर इन दोनों एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लॉ एंड हाउ लॉज शेप्ड बाय क्राइम पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव्स। अब ये ग्लोबल लेवल पे और फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिमिनोलॉजी को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हम क्रिमिनोलॉजी की थेरीज़ को पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करके पाकिस्तान के क्रिमिनल पैटर्न्स को, पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो एक क्रिमिनल रेट है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी हमने कुछ इम्प्लीमेंट्स लोकली देखनी पड़ेंगी और कुछ ग्लोबली देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मॉडर्न जो वर्ल्ड है इट वर्क्स लाइक अ ग्लोबल विलेज। तो एक स्टेट दूसरी स्टेट से अलहदा तो है लेकिन एक दूसरे के ऊपर बहुत गहरा असर रखती हैं। आज़ाद, आप इस तरह से कह लें कि कोई भी स्टेट जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब किसी और रिस्पेक्ट में आइसोलेटेड नहीं है तो क्राइम में भी नहीं है। हमने देखा था कि कुछ क्राइम मॉडर्न एज के अंदर जो है ना वो ग्लोबल क्राइम्स हैं, या जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरह, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जैसे टेररिज्म, etc, ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। इम्पोर्टेंस के अंदर जो है ना, इम्पोर्टेंस जब हम किसी भी सब्जेक्ट को बताते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं व्हाई वी नीड दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी जो सबसे ज़्यादा हमने कहा कि इसका मकसद है स्टडी करने का, और वही इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, और वो है क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। क्राइम को या तो रोकना और या फिर उसको कंट्रोल करना। अब देखिए प्रिवेंशन और कंट्रोल में फ़र्क होता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि एक क्राइम है ना, जब वो प्रिवेंट हुआ है तो आपके सोसाइटी में कभी होगा ही नहीं दोबारा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल का ये मतलब है कि वो क्राइम हो रहा है और आपने उसको जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यही इसके सबसे बेसिक एम है क्राइम पैटर्न्स को स्टडी करने का, क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने का, कि क्राइम को रोका जाए और उसको कंट्रोल किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। क्रिमिनोलॉजी जो कि क्राइम बिहेवियर्स के कॉजेज़ को, इफ़ेक्ट्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करती है, तो ये लॉ स्पेशलिस्ट को, लॉ एजेंसीज़ को, क्रिमिनल जस्टिस को क्रिमिनल पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है, ताकि एक इफ़ेक्टिव लीगल सिस्टम, एक इफ़ेक्टिव क्रिमिनल लीगल सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा सके, ठीक है। रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। Understanding the psychology of criminals help in developing rehabilitation programs aimed at reforming offenders and reducing recidivism. अच्छा, ये जो है ना कि ऑफेंडर्स की रिहैबिलिटेशन करना, आप देखें हमने पढ़ा था कि कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो ऐसे क्रिमिनल्स बार बार क्राइम करते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है क्रिमिनोलॉजी के अंदर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो कि ऑफेंडर्स को रिहैबिलिटेट करते हैं, ऐसे उनको अपने बिहेवियर को रीशेप करने में, रीडायरेक्ट करने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। जो क्रिमिनोलॉजी है, ज़ाहिर ह्यूमन जो क्राइम है ना वो जहाँ पे भी होता है ना वो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, कोई भी क्राइम है, ठीक है। तो इसका मकसद चूँकि क्राइम को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना है, तो इस तरह से ये सोशल जस्टिस को करती है, इंश्योर करती है, और ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशन है उसको रोकती है। स्पोर्ट्स लॉ इन्फोर्समेंट एंड फोरेंसिक, ये हमने पढ़ा था कि जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं और जो फोरेंसिक टेक्निक्स हैं उनको क्राइम प्रोफाइलिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजीज़ के लिए क्रिमिनोलॉजी जो है वो इन फील्ड्स को हेल्प करती है। आप इस तरह से कह लो कि क्रिमिनोलॉजी की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है ना वो इन्हीं फील्ड्स में है,
ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट में, फोरेंसिक टेक्निक्स में, फोरेंसिक साइंसेस में, इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल इम्पैक्ट। क्रिमिनोलॉजी हेल्प्स सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग द सोशल implication ऑफ क्राइम सच एज इम्पैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कम्युनिटी ट्रस्ट। जब आप ये बात करते हो ना कि आपने उसकी डेफिनेशन के अंदर ये बात की ना कि वो क्राइम के इम्पैक्ट्स को स्टडी करती है, तो ज़ाहिर है क्राइम का इम्पैक्ट जो है ना वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो सोशल होता है। किसी भी क्राइम का इम्पैक्ट कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता, वो हमेशा क्राइम हमेशा सोसाइटी के ऊपर असर करता है। चाहे वो कोई एक शख्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी एक घर में चोरी हो रही है, तो उसका असर सिर्फ उस घर पे नहीं होगा, उसका असर कम्युनिटी के ऊपर होगा। लोग जो है ना वो डर जाएंगे। ठीक है, तो जो है क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये है कि वो सोसाइटी के ऊपर जो है ना एज अ होल फोकस करती है। एड्रेसिंग मॉडर्न क्राइम्स, मॉडर्न क्राइम्स जहाँ पे हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे साइबर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो टेररिज्म और ये इस तरह की स्टडी है, तो उसके लिए इस क्रिमिनोलॉजी को अपने वे ऑफ स्टडी को, जैसे जैसे क्राइम ट्रेंड्स बदलेंगे, क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के ट्रेंड्स भी बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने, अच्छा क्वेश्चन जब भी आप लिखे ना वहाँ पे, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप उसका एक कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। ठीक है, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, आपके पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छी टेक्निक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन द टर्म क्राइम एंड क्रिमिनल्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रिमिनल्स इन डिटेल। अच्छा, ये भी आप देख लें कि ये क्वेश्चन जो है ये भी सेक्शन 1 से है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है क्राइम के को डिफाइन करें और क्राइम की डिफरेंट क्रिमिनल्स की डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करें। ये हमने आउटलाइन के अंदर हमने देखी थी। तो हमारे पास क्राइम को हम पहले, क्राइम रेफर्स टू एन एक्शन और अमिशन दैट वायलेट्स अ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय लीगल अथॉरिटी एंड इज पनिश्ड बाय द स्टेट। अच्छा, अब जब हमने आउटलाइन पढ़ी थी तो तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्राइम हमेशा उस एक्ट को कहते हैं जो कि वायोलेशन तो हो। ठीक है, हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जैसे डेविएंस है, सिन है, लेकिन क्राइम जो है ना, जो वर्ड क्राइम है, वो कोई भी बिहेवियर क्राइम उस वक्त बनता है जब वो वायोलेशन तो कर रहा हो, ज़ाहिर है एंटी सोशल बिहेवियर होगा तो वायोलेशन तो होगी, लेकिन क्राइम उस वक्त बनता है जब वो लीगल फ्रेमवर्क को वायलेट करे और स्टेट के को उसके उस जो बिहेवियर हुआ है उसको पनिश करने के लिए उसके पास लॉज मौजूद हों, स्टेट के पास ये एक क्लियर कट हो, एविडेंस हो, एक क्लियर कट राइट हो कि वो इस बिहेवियर को पनिश कर सकती है, तो हम कहते हैं ये क्राइम है। ठीक है, इट इज़ एन एक्ट डीम्ड हार्मफुल, हमेशा क्राइम ज़ाहिर है हमेशा हार्मफुल, एंटी सोशल बिहेवियर हमेशा हार्मफुल होती है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए एज अ होल, हमने पहले भी बात की कि क्राइम हमेशा जो है ना उसका इफेक्ट सोसाइटीज़ के ऊपर होता है। Crimes are defined by criminal laws and the consequences including penalties like fines, imprisonment and other forms of punishment. अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्राइम की जो आप देखें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्राइम की डेफिनेशन पूछी है और क्राइम की टाइप्स नहीं पूछी, उन्होंने टाइप्स पूछी है क्रिमिनल्स की। ठीक है, ये आपने इस जो सीएसएस के क्वेश्चन हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। इनकी स्टेटमेंट्स जो है ना वो इसी तरह होती है, कभी एक चीज़ पूछती है उससे आगे रिलेट करके दूसरी चीज़ पूछ रही होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्राइम की टाइप्स नहीं पूछी, उन्होंने क्रिमिनल्स की टाइप्स पूछी है। ठीक है, तो क्रिमिनल्स की उन्होंने वैसे उन्होंने क्रिमिनल्स की डेफिनेशन पूछी हुई है, लेकिन अगर नहीं भी पूछते तो कोई किसी भी चीज़ की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले आपने हमेशा उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो क्रिमिनल्स को हम डिफाइन करते हैं, क्रिमिनल इज एन इंडिविजुअल हु एंगेज इन एक्ट्स दैट आर इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। कोई भी शख्स जो क्रिमिनल लॉ की वायलेशन करने वाले बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा, हम कहेंगे ये क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, क्रिमिनल्स को जो है ना वो क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर ऑफेंस, देयर मोटिवेशन, देयर इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किस तरह की है उसको हम करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो क्रिमिनल्स की टाइप्स बयान की गई हैं उनको हम स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो टाइप बयान की है वो है हैबिचुअल और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। हैबिचुअल और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो बार बार एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लंबे अरसे के लिए इंगेज रहते हैं। उनको एक करते हैं
क्राइम, उनको सज़ा मिलती है, वो दोबारा करते हैं। वो सज़ा मिलने के बाद यानी कि ये जो लोग जो है ना, ये हम कभी रिहैबिलिटेशन की तरफ नहीं जाते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड क्राइम्स करते हैं, और इनकी जो है ना क्राइम, वो इसको अपना एक पेशा बना लेती है, ठीक है। अपनी आप कह लो कि लिविंग जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए का ज़रिया बना लेते हैं क्राइम को, तो हम कहते हैं कि ये हैबिचुअल क्राइम्स है। अच्छा, ऐसे क्रिमिनल्स की ना करैक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं इनके, ठीक है। ये अपने क्रिमिनल प्रोफेशन में बहुत स्किल्ड होते हैं, ठीक है। इनका जो है ऑपरेट करने का तरीका, काम करने का तरीका, वो खास प्लानिंग के ज़रिए होता है, ठीक है। इसमें आप जैसे सीरियल किलर्स तो नहीं है, इसमें हम सीरियल किलर्स हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, ठीक है। प्रोफेशनल क्रिमिनल इस तरह से होते हैं जैसे कोई शख्स मुस्तकिल तौर पे चोरी को अपना पेशा बना ले, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस की शक्ल में काम करते हैं, ठीक है। ये लोकली भी होते हैं। अच्छा, ये क्रिमिनल्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। इनके काम करने का ना ख़ास तरीका होता है, इन्होंने ख़ास ग्रुप बनाया होता है, जैसे जैसे हम कोई अदारा बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप ले सकते हो, जैसे हमारे पास TTP है, ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो उनका भी एक ख़ास स्ट्रक्चर है, उनका एक लीडर है, उससे उसके मातहत कुछ लोग हैं, फिर कुछ मतलब उनके मातहत हैं, फिर उनके मातहत हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, ये ग्रुप्स की शक्ल में बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। इनके करैक्टरिस्टिक जो है ना, ये हमेशा हाईली स्ट्रक्चर क्रिमिनल क्राइम्स में इन्वॉल्व होती हैं। हाईली स्ट्रक्चर क्रिमिनल इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। ये इनके जो क्राइम्स होते हैं उनमें प्लानिंग शामिल होती है, हायरार्की और कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप जैसे कह लो कि इस तरह काम करते हैं जैसे कोई स्टेट का अदारा काम करता है, ठीक है। ये जो है लार्ज स्केल, ज़्यादातर ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस में बड़े क्राइम्स के अंदर शामिल होते हैं, जैसे ड्रग माफिया है हमारे पास, जैसे गैंग्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल TTP की, हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो टाइप है वो है वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये नॉन वायलेंट क्राइम्स करते हैं। ये जो क्राइम्स है ना, सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए होती है। कुछ क्राइम्स की जो है दूसरी हो सकती हैं वजूहत, जैसे टेररिज्म की, ड्रग एडिक्शन की कुछ दूसरी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हमेशा फाइनेंशियल गेन्स के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स करते हैं जो हाईली प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट सेटिंग्स में काम करने वाले लोग हैं। आप ऐसा कह लो कि ये क्राइम पढ़े लिखे लोग करते हैं, ठीक है। और ये क्राइम इस तरह से किया जाता है कि जो करने वाला है वो देखने में किसी को क्रिमिनल नहीं लगता, ठीक है। जस्ट लाइक फ्रॉड, जस्ट लाइक करप्शन, ठीक है। तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये हमेशा नॉन वायलेंट क्राइम्स होती हैं और सिर्फ फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना होता है। प्रिपरेटर्स आर यूजली पीपल इन पोजिशन ऑफ पावर ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। या तो ये लोग किसी पावरफुल सीट पे होते हैं, अगर हम स्टेट की बात करें तो, या फिर किसी ट्रस्ट के अंदर, किसी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये हाई किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं। क्राइम्स आर ऑफर हार्डर टू डिटेक्ट। अच्छा, ये क्राइम इस तरह से करती हैं कि इनको चेस करना बड़ा मुश्किल होता है, और अक्सर ज़्यादातर दुनिया में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स पकड़े ही नहीं जाते, ठीक है। ये क्राइम की सबसे खतरनाक वो टाइप है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ओकेजनल और सिचुएशनल क्रिमिनल्स। ये हमने आउटलाइन में डिस्कस किया था कि ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है, या किसी ख़ास इंसिडेंट की वजह से सिचुएशनली क्राइम करती है। वो पहले वो क्रिमिनल नहीं होते, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो वो चोरी कर लेगा, ठीक है। किसी को खाना नहीं मिला तो किसी घर से खाना चोरी कर लेगा, ठीक है। ये इनकी करैक्टरिस्टिक जो है ना, ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होते, ठीक है। ये ज़्यादातर इनके पास अंदर ना डीप क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता, ठीक है। फिर जो है ना ये हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंसेस रहती हैं। इनके जो साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्टर्स नहीं होते क्राइम करने के लिए, ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स जस्ट लाइक इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है टाइप वो है साइकोलॉजिकल क्रिमिनल्स या मेंटल डिसऑर्डर क्रिमिनल्स। ये जो है ना, ये वाले जो लोग होते हैं ये क्राइम कमिट करते हैं, लेकिन ये इस अपनी मेंटल इलनेस की वजह से करते हैं। अब जैसे कह लो कि इस तरह के लोग जो हैं वो
क्राइम करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स मेंटली एबनॉर्मल है तो किसी को कत्ल कर दे तो उसको पता ही नहीं है कि उसको कत्ल कर रहा है, वो यानी जो कर रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक जो होती हैं ये हमेशा एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स रखते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ये ज़्यादातर ना वायलेंट क्राइम्स करते हैं, किसी को मारना, जान से मार देना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, किडनैप करना। ठीक है, और इनको जो है ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, इनको जेल भेजने की भी ज़रूरत नहीं होती, इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स की। ठीक है, फिर हमारे पास जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 18 जो क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, ये हमेशा माइनर्स होते हैं और इनको सेपरेट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है वो एड्रेस किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना हमारे पास जो एक नेक्स्ट क्रिमिनल्स की टाइप है वो है पॉलिटिकल क्रिमिनल्स। पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जो होते हैं ये अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स और आइडियोलॉजीज़ की वजह से क्राइम करते हैं, इनके पास और कोई वजह नहीं होती क्राइम। ऐसे क्राइम्स जो है ना वो ज़्यादातर स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, जस्ट टेररिज्म करना, रेबिलियन हो जाना। ठीक है, अच्छा ये जो होते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स की हम बात करें पॉलिटिकल क्रिमिनल्स की तो ये हमेशा ना आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होती है, इनके पास अपने क्राइम को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई हमेशा आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है ना वायलेंट इनके जो मेथड्स में ये होते हैं, ये क्राइम्स जो है ये ज़्यादातर वायलेशन अगेंस्ट स्टेट होती है। ठीक है, और इनके जो टारगेट्स हैं वो हमेशा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो हम इस तरह से दे सकते हैं, जैसे टीएलपी ने कुछ अर्सा पहले जो स्टेट के ख़िलाफ़ वायलेशन की थी। ठीक है, फिर हमारे पास साइबर क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, लास्ट जो हमारे पास टाइप है इस क्रिमिनल्स की, और ये सबसे मॉडर्न टाइप है। ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ख़ासतौर पे इंटरनेट को अपने क्राइम्स को कमिट करने के लिए। ठीक है, ये जैसे इसके में हैकिंग आती है, आइडेंटिटी थेफ्ट आता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स। ठीक है, अच्छा इनकी करैक्टरिस्टिक से हम बात करें तो ये हमेशा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को यूज़ करते हैं, और दूसरा ये रिमोटली काम करते हैं और अनोनिमसली होती हैं। ज़्यादातर इनमें से जो है ना उनको जिनके साथ क्राइम हो रहा है ना, जो विक्टिम है उनको ज़्यादातर पता ही नहीं होता कि उनके साथ ये क्राइम कर कौन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स और साइबर के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा क्वेश्चन था वो था क्रिमिनल जो बिहेवियर क्रिमिनल्स हैं उसकी टाइप्स हमने देखी और क्राइम वो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ क्राइम कंट्रोल एजेंसीज। ठीक है, क्राइम कंट्रोल एजेंसीज जो है वो हम जानते हैं कौन सी है। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास जो है वो क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट्स हैं, तो वो हमारे पास उनको रोल को हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स डू इट। पुलिस है, द पुलिस फोर्स इज़ द मोस्ट विजिबल एंड फर्टाइल एजेंसी। अच्छा पुलिस जो है ना वो क्रिमिनल एजेंसीज़ के अंदर जो क्राइम कंट्रोल एजेंसीज़ है उनके अंदर वो सबसे फ्रंट लाइन पे है। ठीक है, तो इसके हम रोल को देखते हैं कि क्रिमिनल यहाँ पे क्वेश्चन में चूँकि उन्होंने हमसे रोल पूछा है तो हम देखते हैं। पहले हमने क्रिमिनल जो क्राइम कंट्रोल एजेंसी उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है, फिर हम इनके ऊपर आती है। तो हमारे पास जो है ना इसके पुलिस के रोल में लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट करे। इन्वेस्टिगेशंस करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है, पेट्रोलिंग करती है ताकि रेगुलर पेट्रोलिंग जो है ना वो क्राइम को डिटर करने में हेल्प करती है। एमरजेंसी रिस्पांस पुलिस की जिम्मेदारी है कि जब कोई क्रिमिनल हो गया है, क्रिमिनल इंसिडेंट, तो उसके ऊपर जो है ना सच एज रॉबरी या रेप हुआ है, असॉल्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसके ऊपर पुलिस की ये जिम्मेदारी है, पुलिस का ये रोल है कि वो एमरजेंसी में फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करे। ठीक है, अच्छा ये वो क्रिमिनल एजेंसीज़ के अंदर पुलिस वो वाहद एक ऐसा अदारा है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि एमरजेंसी रिस्पॉन्स करती है।